स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्टर में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इतिहास के आधुनिक भारत, जो कि इतिहास का 3 खंड है दोस्तों। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और आज से ही हम शुरुआत करने वाले हैं कि आधुनिक भारत को पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में दोस्तों। तो आखिर दोस्तों आधुनिक भारत आधुनिक क्यों पड़ा? दोस्तों पहले तो प्राचीन काल वो पुराना था, जिसके कारण उनका नाम प्राचीन काल पड़ा। लेकिन फिर मध्यकालीन, उस समय मुगलों का शासन रहा दोस्तों। लेकिन इसका आधुनिक नाम क्यों पड़ा दोस्तों? तो आज दोस्तों आधुनिक नाम पड़ने का सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि इस समय धर्म तंत्र समाप्त हुआ। मतलब लोग धर्म तंत्र के पुस्तक जहाँ पढ़ते थे, लोग सिर्फ धर्म पुस्तक जहाँ मंदिर और सिर्फ मदरसा में पढ़े जाते थे, वहीं दोस्तों लोग ज्ञान विज्ञान की ओर आगे बढ़े दोस्तों। लोग आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़े और धर्म तंत्र दोस्तों लगभग समाप्त हुआ दोस्तों। इस समय कई सती प्रथा जैसी, बाल विवाह जैसी प्रथाएं समाप्त हुई दोस्तों। तो हम आधुनिक युग में प्रवेश किए दोस्तों, इसलिए इसे हम आधुनिक भारत कहते हैं दोस्तों। तो अगर हमको आधुनिक भारत पढ़ना है तो इसके लिए हमको समझना होगा कि इसका सामान्य परिचय आपके अंदर वो बेस बनना चाहिए, ताकि हम समझ सके पूरे आधुनिक भारत को दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हमें मुगल काल के समाप्त होने के बाद ही आधुनिक भारत की शुरुआत हुई है। अब मुगल काल समाप्त हुई है तो उस समय जब राजा थे, जैसे देखिए दोस्तों, पहला मुगल कालीन जो राजा हैं वह हैं बाबर। कौन है? बाबर। 1526 से 30। यह दोस्तों जो 1526 है, इस समय पानीपत का युद्ध हुआ और बाबर का शासन भारत में हुआ। और मुगल वंश का शुरुआत यहीं से होता है दोस्तों। और मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं। तो पहला राजा कौन है दोस्तों? तो बाबर। उसके बाद दूसरा जो राजा है वो है हुमायूं दोस्तों आमतौर पे 1530 से 40 तक शासन किए और फिर 1555 से 56 तक शासन किए। क्योंकि दोस्तों 1500 जब 30 चल रहा था दोस्तों, तो 1530 से 40 तक शासन किए। उसके बाद कहा जाता है कि सूरवंश, जो कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। किनके बीच? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं हार गए और 15 वर्षों के लिए सूरवंश का शासन यहाँ स्थापित हो गया। और फिर 1555 से या 56 तक शासन किए। कौन दोस्तों? तो हुमायूं साहब। अब हुमायूं के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण राजा बनते हैं दोस्तों, जिनका नाम है अकबर। कौन दोस्तों? अकबर जो शासन किए दोस्तों वह 1556 से कब तक किए दोस्तों? तो 1605। अब 1556 है दोस्तों, यह 1556 है, यहाँ द्वितीय पानीपत का युद्ध। और यहाँ 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ दोस्तों। तो प्रथम पानीपत युद्ध से बाबर का शासन शुरू हुआ और द्वितीय पानीपत के युद्ध से हुमायूं नहीं दोस्तों, अकबर का शासन शुरू हुआ। तो हमें मुगल बादशाहों के बारे में क्यों पढ़ना है दोस्तों? क्योंकि जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ेंगे तो अकबर, तो 1556 से 1605 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप सुनेंगे 31 दिसंबर 1600 में हुआ दोस्तों। तो 1600 ईस्वी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अब अकबर 1556 से जो 1605 के बीच जो शासन है दोस्तों, इसी के बीच में आता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो आपके पास इसका सटीक उत्तर होना चाहिए। तो कौन है दोस्तों? तो अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी आया था दोस्तों। अब उसके बाद है दोस्तों जहांगीर। और जहांगीर शासन जो किए दोस्तों वह 1605 से 1627। तो दोस्तों जहांगीर जो है, अब जहांगीर के समय कुछ अंग्रेजी जो दूत हैं, दूत का मतलब होता है दोस्तों किसी राजा के जो प्रतिनिधि, वह किसी भी मामले को लेकर आग्रह करता है किसी देश से। तो दोस्तों जहांगीर के समय आप सुने होंगे सर टॉमस रो।
या कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के समय भारत आएंगे। तो अब उस समय आपसे पूछ सकता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके समय भारत आए। तो इसीलिए हमें मुगल बादशाहों के बारे में ओवरऑल जानकारी रखनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों शाहजहां। अब शाहजहां का जो शासन है 1627 से 1658। अब शाहजहां का शासन कुछ खास नहीं है दोस्तों। उसके बाद मुगल बादशाह का अंतिम राजा जो है वह है औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासन है दोस्तों 1658 से 1707। अब दोस्तों जो औरंगजेब है, औरंगजेब मुगल बादशाह का सबसे बहादुर और मतलब आखिरी सबसे उसको बोल सकते हैं मजबूत राजा थे दोस्तों। इसके बाद मुगल बादशाहों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई और प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। तो जब औरंगजेब का मृत्यु 1607 ईस्वी में हुआ तो ऐसा मानते हैं दोस्तों अब कई इतिहासकार हैं जिसके बीच में विवाद पाया जाता है कि आखिर आधुनिक भारत की शुरुआत कब हुई। तो जो वही मुगल पक्षधर मतलब जो मुगल के पक्ष रखते हैं इतिहासकार दोस्तों, वह कहते हैं कि जो आधुनिक भारत की जो शुरुआत है वह 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात हुई है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हुई, क्योंकि इसके बाद दोस्तों मुगल बादशाह बिखर गए और यहाँ तक कि इतिहासकारों को यह कहना पड़ गया कि बाज के घोंसले में उल्लू का जन्म हो गया है। मतलब बाज काफ़ी उड़ता है और उल्लू कमज़ोर एक पक्षी है दोस्तों। तो औरंगजेब 1707 तक शासन किए दोस्तों। अब उसके बाद जो मुगल बादशाह हैं इसके बाद जो मुगल बादशाह हैं दोस्तों बहादुर शाह प्रथम दोस्तों। बहादुर शाह प्रथम उसके बाद शासक बने दोस्तों। और बहादुर शाह प्रथम जो थे वह मुगल वंश के थोड़ा मोड़ा जो वो भी मजबूत राजा थे। इसके बाद तो मुगल बादशाह क्षतिग्रस्त हो गई दोस्तों। और बहादुर शाह प्रथम के बाद दोस्तों जो शासक बने उनका नाम है जहांदार शाह। जहांदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। और उसके बाद जो शासक बने दोस्तों फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर के बारे में दोस्तों एक फर्रुखसियर शासक बने। कौन दोस्तों? फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर के बाद बारे में कहा जाता है दोस्तों कि अंग्रेज जब अपने बैलगाड़ी से सामान का आयात निर्यात करते थे, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, तो उनके बैलगाड़ियों पर कर लगता था। अब फर्रुखसियर महाराज इतना बिजी हो गए थे संगीत नाच देखने में कि ये कहें कि आप बार बार हमें मत दीजिए। वह दस्तक दे दिए। किनको दस्तक दे दिए दोस्तों? तो ब्रिटिशों को, अंग्रेजों को दस्तक दे दिए कि आप पूरे साल का पैसा एक बार दे दीजिए और आप जहाँ चाहे वहाँ फ्री अपने बैलगाड़ी से सामान ढो सकते हैं। आपको इस पर किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा। तो दस्तक प्रथा का शुरुआत दस्तक किसने दिया दोस्तों अंग्रेजों को? तो फर्रुखसियर ने दिया दोस्तों। उसके बाद जो शासक बने दोस्तों वह है अहमद शाह के समय दोस्तों। तो अहमद शाह के समय कोहिनूर हीरा को नादिर शाह जो कि अफगान राज के था दोस्तों, वह लूट कर लेकर चला गया। उसके बाद जो शासक बने अहमद शाह के बाद दोस्तों कौन? मोहम्मद शाह शासक बने। उसके बाद अहमद शाह शासक बने। उसके बाद शाह आलम द्वितीय बने शासक दोस्तों। तो शाह आलम द्वितीय के बारे में हम पूरे डिटेल में देखेंगे। कब दोस्तों? तो बक्सर के युद्ध के समय दोस्तों। तो शाह आलम द्वितीय बने, उसके बाद अकबर द्वितीय बने दोस्तों। इन सब का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा कुल मिला के दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो आखिर भारत में अभी हम सामान्य परिचय देख रहे हैं, तो देखेंगे कि भारत में उस समय जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, किसकी मृत्यु हुई? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो आप जानते हैं कि मुगल पूरे तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, मुगलों की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, जिसके कारण कई स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। देखिए दोस्तों, कई स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ दोस्तों।
अब स्वतंत्र क्यों नहीं उदय होगा दोस्तों? क्योंकि जब राजा कमजोर होगा तो कोई भी चाहेगा कि हम शासन करें, तो वह छोटे छोटे क्षेत्रों में भारत का विभाजन हो गया दोस्तों। छोटे छोटे क्षेत्रों में भारत का विभाजन हो गया। छोटे छोटे क्षेत्रों में किसका विभाजन हो गया दोस्तों? तो भारत का। अब देखिए दोस्तों, यह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल और बिहार के जो पूरे क्षेत्र हैं दोस्तों, तो दोस्तों इस क्षेत्र को बंगाल कहा गया है। क्या दोस्तों? तो बंगाल। तो दोस्तों जो इस सेक्टर में है दोस्तों, जो बिहार, झारखंड और बंगाल शामिल है, और साथ में बांग्लादेश भी उस समय का शामिल है दोस्तों, जिसको हम बंगाल कहे दोस्तों, और बंगाल स्वतंत्र हो गया दोस्तों। और इसके बाद इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब क्षेत्रों में अवध का उदय हुआ। और वहीं बात करें दोस्तों तो पंजाब के क्षेत्र में सिख का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? सिख का। सिख को दोस्तों अकबर ने 500 बीघा दान जमीन दिया था दोस्तों। 500 बीघा जब जमीन अकबर ने दिया दोस्तों, तो उसी के कारण दोस्तों अमृतसर शहर की स्थापना हुई। तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की दोस्तों? तो अकबर ने। तो उसी से दोस्तों आज का जो आधुनिक पंजाब है, पंजाब का जो क्षेत्र है, वह अमृतसर के ही रूप में दोस्तों अकबर ने स्थापित किया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ दक्षिण भारत में दोस्तों, इधर केरल के क्षेत्र में दोस्तों एक राजवंश का उदय हुआ दोस्तों, जिसका नाम है मैसूर। और मैसूर की स्थापना हैदर अली ने किया दोस्तों। और दोस्तों इधर जो तमिलनाडु के क्षेत्र है, तमिलनाडु के क्षेत्र है, और इस तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। कौन तट कहते हैं दोस्तों? तो कोरोमंडल तट। अब कोरोमंडल जो तट है, कोरोमंडल तट भले ही तमिलनाडु राज्य है दोस्तों, लेकिन यहाँ इसको उस समय कर्नाटक कहते थे। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि कर्नाटक का युद्ध कब हुआ? तो कर्नाटक आप ये नहीं समझिएगा महाराष्ट्र के नीचे, आपको समझना होगा कोरोमंडल तट, इधर है मालाबार तट। उसके बाद बात करें दोस्तों तो यह है दिल्ली का क्षेत्र, जहां मुगल बादशाह शासन करते थे दोस्तों। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि जो मुगल बादशाह थे, कौन दोस्तों? तो जो मुगल बादशाह थे वह अपने क्षेत्र को विभाजित करते थे दोस्तों। तो किस में विभाजित करते थे दोस्तों? तो सूबा में। और सूबा के प्रधान होते थे दीवान, और सूबा के एक होते थे कौन दोस्तों? फौजदार। जो दीवान होते थे उनका मुख्य कार्य था क्या देखना दोस्तों? तो उनका धन संबंधी, यानी कि पैसा कितना कर आया और कितना गया, यह देखना होता था दीवान को। वहीं बात करें तो फौजदार, तो सेना, सैन्य, प्रशासन, इन सब का जिम्मा होता था फौजदार को। और फौजदार और दीवान मिलके सूबा को संभालते थे दोस्तों। अब फौजदार और दीवान जब दोनों एक में कंबाइंड हो गए दोस्तों, तो उसे कहने लगे नवाब, जो कि बाद में आपको बंगाल के नवाब पढ़ाएंगे कि मुर्शिद कुली खां बने दोस्तों। तो मुर्शिद कुली खां बने दोस्तों। और दोस्तों ऐसा क्यों किया जाता था फौजदार और दीवान में विभाजित? तो इसका कारण था दोस्तों कि दोनों के बीच अगर दोनों कार्य किसी एक को दे देंगे तो वह विद्रोह पर उतर जाएगा दोस्तों। इसी कारण दोस्तों विभाजित करके शासन किया जाता था दोस्तों। तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का आज हम सामान्य परिचय भारत के परिदृश्य में देख चुके हैं। अब हमको देखना है विदेश, मतलब तुर्की, कुस्तुनतुनिया, ये सब के बारे में देखना है दोस्तों कि आखिर यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में क्यों हुआ। तो इसको देखना है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।